जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को 1857 का विद्रोह पढ़ा रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जिसमें हमने 1857 के विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दूसरी क्लास जो हुई थी उसमें हमने प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण के बारे में पढ़ा था। सैनिक कारण, नस्लवादी कारण और तत्कालीन कारणों के बारे में हमने पढ़ा था। क्रांति की शुरुआत, बैरकपुर, मंगल पांडे और 8 अप्रैल को उनको फांसी देने, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नई कारतूस थी उसके जो अगला हिस्सा होता था, जैसे ये गोली है आपकी, तो ये वाला जो हिस्सा होता था इसमें होती थी चर्बी। और ऐसी अफवाह फैल गई थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। गाय आपको पता है कि हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर की हत्या मुसलमानों के लिए मतलब गलत मानी जाती है, तो इसीलिए ये विद्रोह फैलते जा रहा था। विद्रोह करने वाले सैनिकों की 10 वर्षों की कैद की सजा मिली। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन्हें 10 वर्षों की कैद की सजा मिली। सैनिकों से हथियार छीन लिए गए। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझा। जब इनसे हथियार छीन लिए गए सैनिकों से, तो इसको पुरुषों का तो अपमान माना ही गया, उसके साथ साथ महिलाओं ने भी इसे क्या माना, अपना अपमान माना। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य बन गया था। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेलों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। जब मेरठ में उन्होंने भारतीय सैनिकों को मुक्त करा दिया, अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, तो इससे उनका आत्मविश्वास और उत्साहित हो गए थे वो, और इसीलिए वह दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी। किसके? कर्नल रिप्ले की। दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। आगे बात करते हैं प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर का चुनाव। दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों में शामिल हो गई। दिल्ली भी स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों में शामिल हो गई। उन्हें राजनीति एजेंट साइमन फेजर सहित अपने कई यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर दी। तो हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह जफर का चुनाव। दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों में शामिल हो गई और उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर सहित अपने कई यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर दी। शहर पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट वी लोबी लेफ्टिनेंट वी लोबी जो दिल्ली में आयुधागर के प्रभारी थे, उन्होंने कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही धराशायी हो गए। वृद्ध और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। तो जब ये कुंज दिल्ली की ओर बढ़ी, तो यहाँ आकर इन्होंने दिल्ली में जो आयुधागर प्रभारी थे उनको क्या किया, धराशायी कर दिया, और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को यहाँ पर शासक चुन लिया गया। शक्तिहीन कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे जो मुगल बहादुर शाह जफर थे बहुत कमज़ोर हो गए थे, एज भी हो गई थी और इनके पास उतना पावर नहीं था, सारा पावर अंग्रेज़ों के पास था। जल्द ही दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गई। बहादुर शाह इसके प्रतीक बन गए। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल शासक का स्वाभाविक उत्थान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की
राजनीतिक एकता का परंपरागत चिन्ह बन गया था, क्योंकि मुगलों ने कम से कम 300 वर्ष यहाँ पर राज किया था। तो अंतिम शासक भी क्या कर रहा था, एक राजनीतिक एकता का प्रतीक चिन्ह बन गया। एक एकात्मक कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी विद्रोह में तब्दील कर दिया। ये कौन सा विद्रोह था, सिपाही विद्रोह, और ये क्रांतिकारी विद्रोह में तब्दील हो गया। जबकि सभी भारतीय राजवाड़ों के शासक जिन्हें विद्रोह में भाग लिया, उन्होंने जल्द ही मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दी। यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्रोही राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित एवं प्रेरित थे। जो विद्रोही थे वह राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित और प्रेरित थे। धर्म एक कारक था। विद्रोहियों का व्यापक दृष्टि धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था। आपूर्ति इस बात पर अवधारण से प्रभावित था कि अंग्रेज शासन उनका शत्रु है। तो देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई भिन्नता नहीं, सब मिलकर अंग्रेजी को क्या मान रहे थे कि ये हमारा विद्रोही है। बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकाहट के पश्चात भारत के सभी प्रमुखों एवं शासकों को पत्र लिखे और उन्हें ब्रिटिश शासन से लड़ने तथा प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय राज्य का एक परिसंघ संगठित करने के लिए प्रेरित किया। किसने, बहादुर शाह ने शुरुआती हिचकाहट के पश्चात भी भारत के जो भी प्रमुख शासक थे उनको पत्र लिखा और कहा कि आप ब्रिटिश शासन से लड़ने में मेरी मदद कीजिए और एक परिसंघ संगठित कीजिए। समस्त बंगाल सेना ने जल्द ही विद्रोह की आवाज़ बुलंद की और तेजी से फैल गई। अवध, रोहलेखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत और बिहार का अधिकांश भाग, पूर्वी पंजाब ब्रिटिश शासन के जड़ें हिला दी। तो देखिए दिक्कत क्या है, इस टाइम पे बहादुर शाह जफर ने कोशिश की थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये एक मिनट, जो ये हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, इसने तो सपोर्ट ही नहीं किया। सिर्फ नॉर्थ वाला हिस्सा ही लड़ाई लड़ रहा था, ऊपर से बंगाल, बिहार, ये वाले कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इसलिए ये उतना वो नहीं हो पाया सक्सेस। विद्रोह में लोगों का सहभागिता। सिपाहियों के विद्रोह को आम लोगों का समर्थन मिला। तो जो सिपाही का विद्रोह था उसे आम लोगों का क्या मिला, समर्थन मिला। विशेष रूप से उत्तर पश्चिम प्रांतों, अवध से उन्हें लंबे समय से एकीकृत असंतोष की अभिव्यक्ति का अवसर मिल गया। अवध में उनसे छीन ली गई थी ना सत्ता ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध का अभिव्यक्त हेतु एवं एक साथ आवाज बुलंद की। विद्रोह में किसान, दस्तकारों, दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूर, जमींदार, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारी तथा लोक अधिकारियों की व्यापक सहभागिता देखी गई, जिसने इस शक्ति देने के साथ साथ इसे लोकप्रिय विद्रोह का रूप भी प्रदान कर दिया। तो जब इसमें दुकानदार, मजदूर, जमींदार, धार्मिक भिक्षु, पुजारी, लोक अधिकारी लोग शामिल हो गए, तो इसे एक क्या मिली, सहभागिता मिली, जिसके साथ ये लोकप्रिय विद्रोह भी बन गया। यहाँ पे किसान एवं छोटे जमींदारों ने अपने असंतोष को अभिव्यक्त करने के लिए महाजनों एवं जमींदारों पर हमले किए, जिन्होंने उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया था। तो जो किसान थे, छोटे जमींदार थे, जिन्हों जो असंतोष थे क्योंकि महाजन और बड़े जमींदारों ने उनकी ज़मीनें कब्जा ली थी, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, हमला किया। जहां महाजनों के लेखों एवं ऋण संबंधित अभिलेखों को नष्ट करने के लिए विद्रोह का लाभ उठाया। तो इन्होंने विद्रोह का लाभ उठाकर जो लेखा होती थी, अभिलेख थे, उसको नष्ट कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालय, राजस्व कार्यालय जैसे तहसील, राजस्व अभिलेख तथा पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए। एक अकाकल एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1 लाख पुरुषों में से 1 लाख अधिक आम नागरिक थे,
तो लमसम 1.5 लाख पुरुष लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा पुरुष क्या थे, आम नागरिक थे। दिल्ली पर कब्जा करने के 1 माह के भीतर विद्रोह विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक, अब बात करते हैं विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। 1875 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे। तो दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाम मात्र था, क्योंकि विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां कर रहे थे और इन्हीं के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोही के अगुआ थे। देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बहादुर शाह जफर जो था ये बूढ़ा हो चुका था, इसकी एज लमसम 80 प्लस हो गई थी, तो ये तो लड़ नहीं सकता था। तो इसने एक मतलब औपचारिक नेतृत्व ये कर रहा था, लेकिन नाम मात्र का, लेकिन वास्तविक जो था वह जनरल बख्त खां कर रहा था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुए थे तथा बाद में उन्होंने अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। बख्त खां के नेतृत्व वाले दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिनमें सेना के 6 तथा 4 नागरिक विभाग थे। तो टोटल इसके 10 सदस्य थे, 6 सेना के और 4 नागरिक विभाग के। यह दल सम्राट के नाम से राज्य के मामलों का संचालन करता था। बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर ना होना नियंत्रण था। बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर ना तो नियंत्रण था और ना ज़्यादा संपर्क। बहादुर शाह का दुर्बल व्यक्तित्व, विधा व्यवस्था और नेतृत्व अक्षमता विद्रोहियों का योग्य नेतृत्व देने में सक्षम नहीं थे। एक तो वृद्ध थे, ऊपर से दुर्बल व्यक्तित्व, अक्षमता थी इनमें, तो इसीलिए ये उतना सक्सेस नहीं हो पाए थे। आगे बात करते हैं, कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब सभी को पसंद थे। उन्हें कंपनी के उपाधि एवं महल दोनों से वंचित कर दिया गया था। किन्हें? नाना साहेब को, क्योंकि ये दत्तक पुत्र मतलब एडॉप्टेड। उन्हें पूना से निकासित कर कानपुर में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया था। विद्रोह के पश्चात नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया और स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। तो जब ये विद्रोह हुआ तो उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर लिया और भारत के सम्राट का गवर्नर के रूप में मान्यता प्राप्त की। 27 जून 1857 को सर हू विलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया और उसी दिन उसे मार दिया गया। तो किसको? सर हू विलर को कानपुर में आत्मसमर्पण करा दिया गया और उसी दिन उसकी मार दिया गया। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। बात करते हैं हम लखनऊ की। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी। बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया था। एक समांतर सरकार की स्थापना की गई। इसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों की समान भागीदारी थी। कहाँ पर? लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया था बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिश कादिर को, और इन्होंने एक समांतर सरकार की स्थापना की थी। यहाँ के अंग्रेज रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेसिडेंसी में शरण ली थी, लेकिन विद्रोहियों ने रेसिडेंसी पर आक्रमण किया और हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। तो हर जगह जहाँ जहाँ जो अंग्रेजी रेसिडेंट के सेना के कुछ अधिकारी थे उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। इसके तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुर पूर्वक प्रतिरोध किया। बाद में सर जेम्स आउट्रेस तथा सर हेनरी हेवॉक ने लखनऊ को जीतने तथा
यथासंभव प्रयास किया। किसने? हेनरी हेवॉक और जेम्स आउटरम ने। पर वे सफल नहीं हो सके। उस टाइम पे ये सफल नहीं हो सके, कोशिश की लेकिन ये सफल नहीं हो सके। अतः नए ब्रिटिश प्रधान सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल कैंपबेल सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में यूरोपियों को छुड़ाने में सफलता पाई और मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजी के नियंत्रण में आ गया। फिर कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटना होती रही। तो किसकी मदद से? गोरखा रेजिमेंट, याद रखिएगा, सर कॉलिन कैंपबेल। अब बात करते हैं रोहलेखंड। ठीक है, रोहलेखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। किसने? खान बहादुर ने। कहाँ के थे? रोहलेखंड के। बात करते हैं हम बिहार की। तो बिहार की हम बात कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है। कल की क्लास हम बिहार के विद्रोह कुंवर सिंह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।